नमस्कार। आवाम की आवाज में आज हम उस महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करना चाह रहे हैं जो इस समय कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान भारत में शिक्षाविदों और विद्यार्थियों के बीच में वाद विवाद एवं नए प्रयोग का विषय बना हुआ है। आज हम इस विषय पर बात करने से पहले हमारे साथ इस परिचर्चा में जो प्रतिभागी विषय विशेषज्ञ जुड़े हैं, मैं उनका आपसे परिचय कराना चाहूंगा। आप हैं श्रीमती रितु शर्मा। आप जीवन में शिक्षा और शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़ी रही हैं, सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी रही हैं। आपने संग्रिया क्षेत्र के स्वामी केशवानंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल में से उसके प्रारंभिक दिनों में उसकी स्थापना और उसके एक बड़े वृक्ष बनने तक अपना विद्यालय में और विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में अपना बड़ा योगदान दिया। उसके बाद आपने संग्रिया क्षेत्र में ही ब्लू बेल्स चिल्ड्रन एकेडमी की स्थापना की। वर्तमान में आप जयपुर में निवास कर रही हैं और शैक्षणिक गतिविधियों में शिक्षा के अध्यापन के कार्य को छोड़ने के बावजूद शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। हमारे दूसरे इस परिचर्चा के प्रतिभागी हैं दीप्ति आर्य। आप ब्लू बेल्स चिल्ड्रन एकेडमी की प्राचार्य हैं और लगभग 25 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र से जुड़कर शिक्षा देने का कार्य कर रही हैं। मेरे अन्य मेहमान ज्योतिर्मय आर्य हैं जो विद्यार्थियों के प्रतिनिधि होने के हैसियत से इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं। आप इसके साथ साथ तकनीकी विषयों में विशेष रुचि रखते हैं। आपने अपना एक YouTube चैनल टैग किलर बनाया हुआ है। आप उसके CEO हैं, जिसमें आप तकनीकी विषयों पर विशेष वीडियोस बनाते रहते हैं, उन्हें प्रचारित प्रसारित करते रहते हैं, जिन्हें काफी लोकप्रियता प्राप्त हुई है। जहां तक आज के विषय का प्रश्न है, आज का हमारा विषय है भारत के में विद्यालयी शिक्षा में ऑनलाइन अध्यापन कितना सार्थक रहेगा, उसकी कितनी उपयोगिता रहेगी, इस विषय पर हमारा आज की परिचर्चा केंद्रित है। इस परिचर्चा के संदर्भ में मैं बताऊं कि भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण विद्यालयों पर ताले लगे हुए हैं और भविष्य के संबंध में आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि विद्यालयों के ताले कैसे खुलेंगे। अब वैज्ञानिक तथ्य इस बात को प्रकट कर चुके हैं कि हमें कोरोना वायरस के संक्रमण के साथ जीवन जीना होगा। जब कोरोना वायरस के संक्रमण के साथ जीवन जीना है, उससे बचते हुए जीवन जीना है, तो उसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे रोका नहीं जा सकता, जिसकी गति को कुंद नहीं किया जा सकता। इसलिए विद्यालयों की शिक्षा कैसे चलेगी, उनका स्वरूप कैसा होगा, किस तरह से विद्यार्थी विद्यालयों से जुड़ सकेंगे, यह बड़े अहम बिंदु हैं। इन्हीं बिंदुओं से निकलकर एक विषय आया है ऑनलाइन शिक्षा का, जिसके संबंध में सरकार ने कहा कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों के बहुत से माध्यमों से, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, उन्हें अध्ययन की गतिविधियों से जोड़ें, चाहे वह किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, किसी ऐप के माध्यम से, और एक प्रायोगिक स्तर पर इस कार्य को सरकार और विद्यालय प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें अब मोबाइल हाथ में देकर एक विद्यार्थी अपनी शिक्षा को ग्रहण करेगा। वही मोबाइल जिस मोबाइल के उपयोग को लेकर एक अभिभावक चिंतित रहता था, और यहां तक कि सरकार अपने अध्यापकों को
मोबाइल का उपयोग विद्यालय समय में कम करें। इसके लिए केवल निजी विद्यालयों को ही नहीं बल्कि सरकार को भी समय समय पर आदेश जारी करने पड़े थे। वही मोबाइल अब शिक्षा का अस्त्र बनेगा। इसमें क्या क्या सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं और क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, यह आज का हमारा विषय है। सबसे पहले मैं विद्यालय की प्राचार्य, ब्लू बेल्ट चिल्ड्रन एकेडमी की प्राचार्य दीप्ति आर्य से ये जानना चाहूंगा कि विद्यालय में 4 स्तर हैं। पहला स्तर प्ले ग्रुप का स्तर है, दूसरा प्राइमरी स्तर है, तीसरा मिडिल स्तर है, चौथा सेकेंडरी स्तर है और हायर सेकेंडरी स्तर है। हर स्तर पर ऑनलाइन शिक्षा कितनी कितनी प्रभावी होगी, आप प्ले ग्रुप से लेकर हायर सेकेंडरी स्तर तक बताएं और इसका विद्यालय किस तरह से लागू करने की योजना बना रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जब से ये कोरोना वायरस का दौर स्टार्ट हुआ है, हमारे आगे यही चिंता का विषय है कि हम जिन बच्चों के टच में हैं उनको स्टडीज के टच में कैसे रखें। जैसे कि आपको विदित होगा कि मिड मार्च से हमारे यहाँ पे स्कूलिंग बिल्कुल बंद कर दी गई है, बच्चे को घर पे रख दिया गया है। बाद में वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम ये स्टार्ट हो गया है। लेकिन दिक्कत जहां पर आ रही है, जो सरकार है वो बैठी ये बना रही है, बहुत अच्छा बना रही है, बच्चों के लिए सोच रही है। लेकिन जैसे कि आपने बताया संजय जी ने कि जो स्कूल लेवल है उसमें किंडरगार्टन, प्राइमरी, अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी 4 लेवल्स है, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा जो है इसमें पूरी अहम भूमिका निभाएंगे पेरेंट्स भी। अब जो कि ये जो स्कूल्स हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया है, यहाँ पर है, हमें सब स्कूल वालों को ये चिंता है कि हमें उन्हें पढ़ाना है, मगर दे आर नॉट थिंकिंग दैट व्हाट अबाउट द स्कूल्स जो कि रूरल एरिया में है, उन स्कूल्स में क्या होगा। अब जैसे मैं अपने स्कूल की बात करें, यहाँ पर छोटे रूरल इलाके में बात करें, तो आप जो पीजी, एलकेजी, यूकेजी वाला ग्रुप है, किंडरगार्टन ग्रुप जो है, वहां हम वर्क व्हाट्सएप के थ्रू देना स्टार्ट किया। व्हाट्सएप के लिए यहाँ मुझे क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी कि जो पेरेंट्स के नंबर हैं जिनके व्हाट्सएप चल रहे हैं उन पेरेंट्स को मिल रहे हैं, लेकिन जब फोन करके उनसे पूछा कि जी बच्चे को वो कार्य करवाया जा रहा है या नहीं, तो पेरेंट्स कह रहे हैं कि जी मोबाइल हमारे पास है, हम खेत में चले जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, शाम को आके देते हैं, तो वही जो मिसेज हैं, जो बच्चों की मम्मियां हैं, वो काम कराएंगी, तो उनको जितना समझ आता है उतना वो करवाती हैं। बाकी जो छोटे बच्चे हैं वो इतना रुचि भी नहीं ले पाते हैं पेरेंट्स के साथ कि हम बैठ के वो करें। रही बात प्राइमरी, दैट मीन्स वो क्लास 4th से लेके 4th तक के, उसमें भी सेम यही प्रॉब्लम फेस हो रही है कि पेरेंट्स जो है वो मोबाइल अगर घर पे भी है 100% के पास में नहीं है, 40 to 50% पेरेंट्स है जिनके पास मोबाइल घर पे भी एक है जिसमें भेज सकते हैं, उसमें वो भेज रहे हैं, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है। उनका एक्सक्यूज ये आता है कि लाइट नहीं थी तो चार्ज नहीं था, डाटा उड़ गया, नेट का सर्वर बिल्कुल स्लो होता है तो हम ऑनलाइन कर ही नहीं सकते हैं, आप लिखित में भेज दो, वो हम करवाने की कोशिश करेंगे। जब वो भी करके भेजा और उनसे हमने फीडबैक लेना चाहा कि बच्चे घर पे कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कोई 5% पेरेंट्स ने हाँ करी कि बच्चे कर रहे हैं, बाकी रेस्ट पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि बच्चे हमारी सुनते ही नहीं है, बोलते हैं हम तो नहीं करते, हम तो स्कूल खुलेगा तब करेंगे। तो प्रॉब्लम हमारे पास टिल 4th तक की इतनी बुरी तरह आई हुई है, क्योंकि हमें पता है वो छोटे बच्चे जो हैं उनकी मेमोरी तुरंत वॉश हो जाती है पढ़ाई के मामले में, बाकी वो तेज हैं, उनको सारा नॉलेज है मोबाइल का। और रही बात मिडिल सेक्शन एंड सेकेंडरी सेक्शन की, वहां 80% बच्चे रुचि दे रहे हैं लेकिन 100% नहीं, क्योंकि उनको जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि जैसे ऑनलाइन उन्हें हमने कोई चीज एक्सप्लेन की है, वो उस टाइम नहीं, वो नेक्स्ट थोड़ी देर में अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग जब भी वो देखेंगे तब अपनी ऑडियो भेजेंगे कि ये समझ आया नहीं, ये हुआ। कई बच्चे जो हैं वो उत्सुक होते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो शेयर करते ही नहीं है, वो पूछते ही नहीं है, बोले छोड़ क्या कर, फिर वो अपने फ्रेंड से टच कर लेंगे, बात कर लेंगे, वहां से पूछ लेंगे। लेकिन दिक्कत मेन हमें ये आ रही है कि यहाँ पर नेटवर्क प्रॉपर नहीं है,
तो हम ये भी नहीं पता लगा पा रहे हैं कि हम जो वर्क दे रहे हैं वो बच्चा 100% कर भी रहा है या नहीं कर रहा। टिल सेकेंडरी लेवल ये प्रॉब्लम फेस करने आ रही है। लेवल के ऊपर, हायर सेकेंडरी लेवल के ऊपर भी बच्चे जो हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो वो बच्चे फिलहाल लगे हुए थे खेत में भी और यहाँ पर भी। वो बीच बीच में देख लेते हैं, अपना बता देते हैं, बाकी कुछ नहीं कर पाते। जैसे उनसे हमने टेस्ट का भी पूछा कि हम क्वेश्चंस एक चीज समझाए, नेक्स्ट डे क्वेश्चंस पुट अप किए कि आप ये क्वेश्चन सेंड करें या बताएं, तो उनका रिस्पॉन्स नहीं था। ये जो आपने बात बताई, ये ऑनलाइन टीचिंग का एक माध्यम व्हाट्सएप की बताई, लेकिन अब ऐसे बहुत से ऐप हैं जिसमें हम प्रत्यक्षतः बात कर सकते हैं। जैसे हम लोग इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जूम ऐप के माध्यम से, ऐसे बहुत से ऐप आ गए हैं जिनमें आप, क्योंकि एक शिक्षा में एक इंटरेक्शन चाहिए, आमने सामने का इंटरेक्शन चाहिए, और ये जो ऐप है ये उस इंटरेक्शन की कमी को दूर कर रहे हैं। इसके संबंध में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं या आ सकती हैं, इस पे आपका क्या दृष्टिकोण है? इसमें ये है कि ये जो ऐप है, जैसे हम ये फॉर एग्जांपल इसी ऐप की लें, अगर हम जूम के थ्रू अगर टच करते हैं एक दूसरे को, तो उसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है। उसमें कई बार ये होती है कि ऑडियो नहीं आ रही है, वीडियो अटक के आ रही है, तो कुछ बच्चे जो हैं वो यहाँ पर लैग करते हैं। प्लस कईयों को ये नहीं पता होता पेरेंट्स को कि इसको डाउनलोड करना कैसे है। जैसे हाल ही में सुबह मैंने जाती हूँ वॉक पे, तो जैसे मैं सुबह गई तो वहां पर एक पेरेंट ने, जिनके जाते हैं, वो बोले कि आप रुको कि एक बच्चा मिलना चाहता है। वो बच्चा पास की ढाणी में रहता है, वो भागा भागा आया, सिर्फ ये कहने आया कि मैडम जो भेजा था वो कुछ दिखा नहीं, डाउनलोड किया अटक अटक के आ रहा था, साफ नहीं हुआ। तो यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी में ये प्रॉब्लम आ रही है। उसको समझाने की कोशिश भी की कि एक ऐप है, उसको अगर डाउनलोड कर ले तो हम वैसे करेंगे, लेकिन वो शायद बच्चों को इतनी प्रॉपर समझ नहीं आया। मैं रितु मैडम से अब जानना चाहूंगा कि दीप्ति मैडम ने बहुत सी बातें बताई ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, अपने व्हाट्सएप्स के माध्यम से जिस तरह से बच्चों को होमवर्क भेजा जाता है और उसको करने में क्या समस्याएं आती हैं। दूसरा, किसी ऐप के माध्यम से यदि इंटरेक्ट करके पढ़ाया जाए तो क्या समस्याएं आती हैं। आप उपभोक्ता विषयों से भी बहुत लंबे समय तक जुड़ी रही हैं, उपभोक्ता संरक्षण समिति की आप बहुत लंबे समय तक महासचिव रही हैं। उन्होंने, उनके बातों से मुझे दो बातें निकल कर आई। पहली बात तो उन्होंने इस देश को उन्हें दो भागों में बांट दिया, एक ग्रामीण और एक शहरी। ग्रामीण शहरी में सुविधा का भी अंतर हो गया, जिसमें चाहे नेटवर्क की सुविधा हो, और दूसरा समझ का भी अंतर हो गया। एक ग्रामीण प्रवेश का व्यक्ति, उसकी ऑनलाइन टीचिंग के बारे में कितनी समझ है, किस तरह से वो उन वस्तुओं का उपयोग कर पाएगा, और दूसरा जो शहरी क्षेत्र में जो आधुनिक या नेशनल या इंटरनेशनल स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका दृष्टिकोण उसके संबंध में अलग होगा। आपने दोनों क्षेत्रों में काम किया है, आपने ग्रामीण क्षेत्र में भी काम किया है, शहरी क्षेत्र में भी काम किया है। मैं जानना चाहूंगा कि इस दृष्टिकोण से आप दीप्ति मैडम की बात की किस तरह से समीक्षा करती हैं? दीप्ति मैम ने जो मुद्दे उठाए हैं वो सारे बहुत बढ़िया हैं, जो मतलब प्रैक्टिकली जो वो लोग फेस कर रही हैं प्रॉब्लम्स को, वो बिल्कुल सही है। और जो मेरा जो अभी तक जो मैंने स्टडी करा है, सबसे पहले तो मैं शहरी बात बता दूं। यहाँ जो सिटीज में जो कनेक्टिविटी की देखो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह उसकी कोई प्रॉब्लम फेस करी होगी, पर अब वो सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, रूरल एरियाज में जो दीप्ति मैम ने जो मुद्दे उठाए हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं होगी, और होगी तो बहुत रूरल एरियाज में बहुत कम होगी, तो बच्चे नेचुरली उसमें प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई नेट कनेक्टिविटी की और उन सब मुद्दों की जो शायद महीने डेढ़ महीने के अंदर इस लॉकडाउन में अभी तक तो शहरों में सॉल्व हो चुकी हैं, क्योंकि मेरी यहाँ पर काफी टीचर्स से इंटरेक्शन हुआ, बच्चों से हुआ, उनसे मैं पता कर रही थी कि उन लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। पर बात सारी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अगर हम अपना फ्यूचर देखें कि जैसे संजय सर ने कहा कि ये जो है हमको कोरोना वायरस के साथ ही जीना होगा और स्कूल्स में जो ताले लग रहे हैं वो कब खुलेंगे, ये एक बहुत बड़ा और बहुत सीरियस इशू है,
क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चों को अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ उनको एक अवेयरनेस भी देते हैं, पर उसके साथ हमें उनका सोशल इंटरैक्शन, फिजिकल एक्टिविटी और इन सब के ऊपर बहुत ध्यान देना है, जो एक स्कूल में अटेंडेंस से ही पॉसिबल है। बच्चा स्कूल में जाता है, क्लास में बैठता है, अपने और बच्चों के साथ बैठता है, उससे इंटरैक्ट करता है, टीचर का 1-to-1 इंटरैक्ट है, फेस टू फेस वो टीचर से भी बात करता है, मिलता है। उसके बाद उनकी फिजिकल एक्टिविटी, ऑल राउंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इन सब पे भी ध्यान दिया जा सकता है। कई बार मैंने जब इस बारे में सोचा और समझा तो ये मेरे को ऐसा लगा कि बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि देखिए आजकल सब घरों में बच्चे 1 या 2 ही होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बच्चों को बिल्कुल एक कमरे में बिठा के और उसकी पूरी क्लासेस हम लेते हैं, तो बच्चा क्या अकेलापन नहीं महसूस करेगा? क्या वो लोनली फील नहीं करेगा? मदर है, ठीक है, एक आध सिस्टर या ब्रदर होगा, फादर हैं, वहां तक ही उसका सोशल इंटरेक्शन लिमिट हो गया। बच्चे आजकल बाहर खेलने कम जाते हैं, बाहर से जो बच्चों का जो माहौल है उससे उनका लेना देना कम होता है। तो ये एक इंडिकेशन है कि ये बहुत बड़ा बिहेवियरल चेंजेस बच्चों में आएगा आने वाले फ्यूचर में। हम अगर अभी तक हमने 1.5-2 महीना लॉकडाउन में गुजार दिए हैं, आने वाले टाइम में अगर ये और 2-3 महीना इसी तरह चला तो मेरी ये राय है कि ये बहुत बड़े साइकोलॉजिकल इश्यूज लेकर आ सकता है। जूम ऐप की डिप्टी मैम ने एक बहुत प्रैक्टिकल बात कही कि उस पे ना कनेक्टिविटी की दिक्कत है। मेरा एक और मुद्दा है इस विषय पे कि जूम ऐप इज द मोस्ट इनसिक्योर ऐप राइट नाउ, क्योंकि मैंने ऐसे न्यूज पढ़ी थी कि यहाँ पर जो बच्चों के और बड़ों के जो अकाउंट्स हैं, उसके डेटाज हैं, वो लीक हो रहे हैं, राइट। एंड ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इट गोज टू द पीपल विच इज हाईली इनसिक्योर, स्पेशली आजकल के टाइम में जहां पर बच्चों का हर तरह से शोषण है। उस हिसाब से क्या ये सिक्योर है ऐप? अगर यही ऐप नहीं, अगर हम दूसरे ऐप्स पे भी करते हैं, पर ज्यादातर मैंने आसपास जो देखा है वो जूम ऐप पर देखा है, ठीक है। बच्चों की पढ़ाई वगैरह ज्यादातर जूम ऐप पे हो रही है। तो मेरा ये मुद्दा है कि हम एक्सपर्ट्स जो हैं, जो इस विषय पे बात ज्यादा समझते हैं, उन लोगों को कोई सिक्योर एप्स ऐसी लाएं ताकि बच्चे अगर इस बीच में पढ़ाई कर सकें तो वो घर पे रहकर सिक्योर तरीके से करें, ठीक है। जो मेरा प्रैक्टिकल तो ऑफ कोर्स डिप्टी मैम बता चुके हैं कि कनेक्टिविटी नहीं है, पर मेरा एक ये बहुत सीरियस इशू है आजकल के टाइम को देखते हुए कि जूम ऐप पे बच्चों के डेटास, पर्सनल डेटास, फोटोज वगैरह लीक ना हो। तो इसके लिए क्या कदम उठाएं और क्या लॉस बनाएं, ये संजय सर हमें ज्यादा अच्छी तरह से बता सकेंगे। हाँ, बिहेवियरल चेंजेस होंगे और ठीक है, हम एक फोन पकड़ा रहे हैं बच्चों को, जो हम अभी तक बहुत डरते थे, छोटे बच्चों को स्पेशली। अच्छा, बात तो ये बिहेवियर चेंजेस की हो गई। सेकंड चीज जो मेरा एक बड़ा इशू है वो ये है कि बच्चा 3 या 4 या 5 घंटे लगातार कंप्यूटर के आगे बैठा रहता है, तो उसका पोस्चर, उसकी आई साइट, बहुत कुछ अफेक्ट होती है। स्पेशली छोटे बच्चे, जहां 5th क्लास तक, जो डिप्टी मैम ने कहा है कि प्राइमरी सेक्शन तक है, तो वहां के बच्चे अपने फिजिकल लेवल पर भी सफर कर सकते हैं, मेंटल लेवल के साथ साथ। तो ये भी एक मुद्दा है जहां हम डॉक्टर्स को इंक्लूड करके इन बातों को हम स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि घर पे क्या है, जब बच्चा कंप्यूटर या फोन को लेकर बैठा हुआ है, तो जो पेरेंट्स हैं वो सारा टाइम इस बात को नहीं मॉनिटर कर सकते हैं कि बच्चा किस पोस्चर में बैठा है या बच्चा किस तरह से बैठा है। सारा टाइम मॉनिटरिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक मेरे ख्याल से काफी सीरियस इशू है कि बच्चा किस तरह से कंप्यूटर को यूज कर रहा है, बैठा है। तीसरा जो मुद्दा संजय सर ने उठाया था कि साइट सिक्योर है कि नहीं है, बच्चा क्या एडल्ट साइट पे तो नहीं जा सकता या क्या है, तो इसको कैसे मॉनिटर करें हम? लॉक्स आते हैं, बट पेरेंट्स अगर इतने अवेयर हैं, सिटीज में डेफिनेटली थोड़ा है, तो कंप्यूटर सावी हैं या नेट सावी हैं पेरेंट्स, तो वो लोग लॉक सिस्टम यूज कर सकते हैं, कई तरह से बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं। पर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या ये पॉसिबल है? तो
ये भी एक सोचने का विषय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां आप दीप्ति मैम कह रही हैं कि पेरेंट्स खेतों पे चले जाते हैं, उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ना तो डिवाइस की है और ना ही नेट की है, तो ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन इज सिंपली यूजलेस। ठीक है, आप थोड़ा बाद में इनको गाइड कर सकते हैं, सब मेंटेन कर सकते हैं, बट फिलहाल हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम सारे टाइम ऑनलाइन एजुकेशन को ही मुद्दा बनाएं। इस बारे में अब मैं पूछती हूँ ज्योतिर्मय से कि वो एज अ स्टूडेंट क्या फील करता है। तो मैम, सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन एजुकेशन में, वो आती है कि अगर आप लाइव क्लासेस की बात करते हो, तो लाइव क्लासेस में सबसे प्रॉब्लम हमें होती है कि नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है, नेटवर्क कनेक्शन जो है बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि अगर टीचर सामने कुछ तुम्हें बता रहा है, तो मैम कि इसमें प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा आती है वो ये आती है कि अगर लाइव क्लासेस की बात करें ऑनलाइन, तो फिर जो टीचर हमें पढ़ा रहा होता है ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे, हमें यही नहीं दिखता है वो क्या पढ़ा रहा है। क्योंकि अभी भी जैसे मेरे सामने आप लोगों की वीडियो है, लेकिन आप सब स्टिल हो, मुझे पता नहीं लग रहा है कि आप लोगों तक मेरी बात पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही। और इसी के अंदर टीचर क्या करता है, वो सब बच्चों की वीडियोस बंद करवा देता है कि अपने फ्रंट कैम बंद कर दो। तो टीचर बस पढ़ाता है और चला जाता है, उससे ना तो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, ना ही टीचर खुद को खुल के एक्सप्रेस कर पाता है, और सारी बातें मैम जो है वो बीच में रह जाती है। बस मतलब एक टाइप से काम पूरा करने वाली सी बात है, कुछ समझ नहीं आता है। और यही अगर हम बात करें इन चीजों की, कि जैसे ऐप वगैरह है बहुत सारे जहाँ पे आप पढ़ सकते हो, तो उनके अंदर भी यही दिक्कत है। अगर आपके पास कनेक्टिविटी ही नहीं होगी, तो आप वहां तक उस चीज को आप ना तो कैच कर पाएंगे अच्छे से, और थोड़ी देर बाद क्या बच्चे भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि वो कई देर से जो टॉपिक मान लो आधे घंटे का है, उस पर उन्हें 2 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें फेस करनी पड़ती है। ज्योतिर्मय ने अपनी 2 मूलतः बिंदु बताई, वही बिंदु जो हम शुरू में चर्चा कर रहे थे कि शिक्षा के देने और शिक्षा के ग्रहण करने के बीच में टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ऑनलाइन टीचिंग का चाहे कोई भी माध्यम हम अडॉप्ट करें, उसमें जो आपसी इंटरेक्शन है वो उसका एक जो जुड़ाव है वो खत्म हो जाता है, दोनों के बीच में किसी तरह का कोई संबंध नहीं रहता। एक उन्होंने प्रायोगिक समस्या बताई कि जब टीचर किसी भी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन देगा तो उसका लेक्चर डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए वो आपके माइक्स को भी अनम्यूट करवा देगा, और दूसरा एक तरफ की जो धारा है वो बहती रहेगी, स्टूडेंट उसको कैचअप कर पा रहा है, उसकी क्या जिज्ञासाएं हैं, जो बीच में प्रश्न और उत्तर का एक क्रम होता है, और एक भावनात्मक संबंध अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में बनता है, वह भावनात्मक संबंध नहीं बन पाता, जिससे एक शिक्षा देने और शिक्षा ग्रहण करने के बीच का जो एक संबंध है वो इस ऑनलाइन टीचिंग के अंदर टूटता है। बहुत महत्वपूर्ण ये बात थी। इसी से जुड़ी हुई जो रितु मैडम ने एक बात कही, मैं उसी बात पर पुनः आऊंगा। ऑनलाइन की समस्या में जहां तक नेटवर्क की बात है, नेटवर्क के बारे में हम ये प्रजम्पशन करते हैं, हालांकि एक उपभोक्ता कर्मी होने के नाते मैं इस बात को भी महसूस करता हूं कि हम जब वर्षों से 2G, 3G, 4G, 5G तक आते हुए आज तक हर बैठक के अंदर, चूंकि हम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की हमारी संस्था पंजीकृत समूह भी है, जब भी किसी पब्लिक से संवाद होता है या आपस में संवाद होता है तो वही बात उभर कर आती है, नेटवर्क की समस्या। तो नेटवर्क की समस्या रहेगी, चाहे सरकार उसे प्राथमिकता के आधार पर कितना भी सुधारने का प्रयास कर ले। हो सकता है कि वो सरकार की प्राथमिकता हो, कुछ समय बाद में उसे दूर कर दिया जाए, लेकिन नेटवर्क की समस्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी समस्या है। दूसरा, जैसा रितु मैडम ने कहा कि विद्यालय जो है वो केवल पाठ्यक्रमी शिक्षा से संबंधित नहीं है, बल्कि उसमें गैर शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं वो अत्यधिक बच्चे के व्यक्तित्व को बनाने में, एक विद्यार्थी को व्यक्तित्व को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। उन्हें समाप्त हो जाएंगी इस ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत, जिससे उन बच्चों के बिहेवियर में अंतर आएगा। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं इसी से और जोड़ रहा हूं
मेरा हमेशा शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए रहने के समय ये मत रहा है कि पढ़ने वाला विद्यार्थी को तो सिर्फ वातावरण चाहिए, वो स्वयं भी पढ़ लेगा, लेकिन स्कूल का जो बेसिक काम है, स्कूल का जो मुख्य काम है, वो किसी भी विद्यार्थी को एक सभ्य उस देश के लिए नागरिक बनाना है, कानून कायदे सिखाना है, जो वो सुबह स्कूल में आकर प्रार्थना से लेकर खेल मैदान तक सीखता है। और ऑनलाइन एजुकेशन उसे भी कहीं न कहीं ब्रेक करेगी। तीसरी बात जो रितु मैडम ने उठाई कि इस देश के अंदर कहीं भी किसी भी साइट को खोलने के बारे में कोई नियंत्रण नहीं है। जैसा हम बहुत से कंट्रीज की बात सुनते हैं, हम सबसे ज्यादा आलोचना चाइना की करते हैं और चाइना के संदर्भ में ये सुनते हैं कि वहां जो अडल्टेड साइट्स हैं वो नहीं खोली जा सकती, आप गूगल पर जाकर कुछ भी सर्च नहीं कर सकते, जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं है। जिस मोबाइल को हम अपने बच्चों से दूर रख रहे थे, जब वो अनभिज्ञता के साथ उस बालक के हाथ में चला जाएगा जिसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, तो उसके जीवन पर बहुत से कुप्रभाव पड़ सकते हैं। हमने हाल ही के अंदर दिल्ली में घटा हुआ कांड देखा है, जिसमें इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने कुछ अपने ऐसे क्लब्स बना लिए, जिन क्लब्स ने बहुत से अडल्ट्री से जुड़े हुए कार्य किए, दूसरों को अपमानित करने वाले कार्य किए, उन फोटोग्राफ्स का मिसयूज किया। यह भी इस ऑनलाइन एजुकेशन के साथ एक गंभीर समस्या बढ़ने वाली है। इसके साथ साथ मेरे से कुछ अभिभावकों से मैंने इस परिचर्चा के लिए बात की, तो उन्हें कहा कि हमने मोबाइल या टैब अपने बच्चे के हाथ में दे दिया, आपने उसे होमवर्क दे दिया, लेकिन अब हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो बच्चा होमवर्क कर रहा है या मोबाइल के अंदर गेम खेल रहा है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसा रितु मैडम ने कहा, इन तीनों बातों को आने के बाद में आप कैसे इस बात का विश्लेषण करेंगी कि हम इस बिंदु के ऊपर क्या ये समस्याएं वास्तविक हैं और इन पर आज की परिस्थितियों में कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है? से था एक्चुअली जैसे तुम बता रहे हो कि हम उसके ऊपर कुछ ऐसा रखें कि मॉनिटर करके इस तरह करें बच्चों को कि वो कौन सी साइट पे जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तुमने कहा कि चाइना में इनको साइट्स को जो है लॉक कर दिया जाता है या वो लोग कोई भी मेजर्स उठाते हैं इसके लिए, तो हम भी क्या हमारी गवर्नमेंट क्या हम लोग इस पे कदम नहीं उठा सकते? क्योंकि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करें तो हमारे बच्चे अभी, जहां तक मुझे लगता है, छोटे बच्चे अभी इतना नेट savvy नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अभी थोड़ा अवेयर हैं, ज्यादा छोटे बच्चों को वो लोग नहीं देते। हालांकि जो संजय सर का जो मुद्दा था कि अभी दिल्ली में इस तरह का किस्सा हुआ है, उसके बारे में मैंने भी पढ़ा था, और वो बच्चे कोई इतने बड़े नहीं हैं, छोटे ही बच्चे हैं वो लोग। तो जैसे ये साइबर क्राइम्स वगैरह होते हैं और वो करते हैं, तो इसके लिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कुछ ऐसे रूल्स लाने चाहिए कि कुछ ऐसी साइट्स हैं जो एडल्ट साइट्स हैं, उन पर बच्चों को एक्सेस ना मिले, बच्चे उसको एक्सेस ना कर पाए। छोटे मोटे कदम उठाए जाते हैं, पढ़ती रहती हूँ रोज पेपर्स में कि छोटे मोटे कदम उठ रहे हैं, बट ऐसा कोई मेजर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो इसमें पेरेंट्स का रोल भी जरूर है कि भाई पेरेंट्स भी थोड़ा अवेयर रहें। आजकल के जो पेरेंट्स हैं सब टेक savvy हैं, सब जानते हैं, कंप्यूटर savvy हैं, नेट savvy हैं, उन लोगों को पता है। तो मेरे ख्याल से अगर पेरेंट्स थोड़ा विजिलेंट रहें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, अगर घर पे वो लोग पढ़ भी रहे हैं तो उनको बिल्कुल इग्नोर ना करें, बिल्कुल ही ना छोड़ दें उनके ऊपर। उनका एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंटल रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पर उसमें एक समस्या जरूर आती है कि आजकल जो है दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, मदर भी एंड फादर भी। अब बच्चे को घर पे अकेला छोड़ के जा रहे हैं तो वहां क्या इश्यूज उठ रहे हैं अब, क्योंकि बच्चा घर पे अकेला रह रहा है, वो क्या कहाँ पर जा रहा है, किस साइट पे जा रहा है, इसका कैसे आप मॉनिटर करेंगे? तो ये समस्या इतनी छोटी नहीं है कि हम बस थोड़ी सी देर में इसको प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे। हम तो सिर्फ एक ऊपर की जो परत है उसको कुचर के देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके नीचे क्या है। अगर हम बहुत डीप डेप्थ में जाते हैं तो ये प्रॉब्लम आने वाले समय में काफी बड़ी हो सकती है, क्योंकि अभी तो बहुत छोटे मोटे मुद्दे उठ के आए हैं जहां पर बच्चों का हैरेसमेंट है, लड़कियों का या लड़कों का, बच्चों का कह रही हूं मैं,
तो कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं बोल रही, मैं सब तरह से कह रही हूँ। तो वहां पर इस विषय में अगर ऑनलाइन एजुकेशन कंटिन्यू करनी है तो इसके लिए बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शंस गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे। तो मेरा तो ये सवाल एक संजय सर से रहेगा कि संजय सर आप बताइए कि यहाँ पर गवर्नमेंट किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस ला सकती है। मैं मेरी बात को आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले, क्योंकि बच्चों में इस बिहेवियर को कैसे जागरूकता रहती है और कितने बच्चे इसकी ओर आकर्षित रह रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या हमने जो विश्लेषण किया साइट्स को सर्च करने के संबंध में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं एक बात मुझे पहले कहनी थी बट मेरे लगातार नेटवर्क की प्रॉब्लम आई जा रही है, इस वजह से मैं वो बात को अब रखना चाहता हूँ कि जूम ऐप की मैम ने बात कही थी। मैंने खुद का वो एक टॉपिक भी सोचा था कि जूम ऐप जो है वो सही में बहुत ही ज्यादा मतलब एक ऐसा ऐप है जिसको मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि इतना क्यों चढ़ा रखा है। इस ऐप के अंदर सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है, तो बट फिर भी इतने लोग इसे यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप जो अपनी आईडी है, रूम आईडी या लिंक है जो आपके पास भी आया होगा जिससे आप इस रूम में एंटर करे हैं जूम ऐप के, तो उस लिंक को लिमिटेड लोगों तक शेयर करें। अपनी जो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है स्क्रीन शेयरिंग का, उसको भी आप बंद कर दें। अब सर ने बात की साइट्स की, तो सबसे पहले साइट्स की जो बात है इंडिया में, अगर मतलब पिछले साल शायद हुआ था, कुछ कंपनीज ने बैन भी कर रखी है अगर आप उनका डाटा चलाते हो, जैसे पिछले साल जियो का हुआ था, उन्होंने बैन कर दी थी कुछ साइट्स। लेकिन आपका इस पे पूरा कंट्रोल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अगर रोकोगे तो नया रास्ता निकलेगा। एक पानी या फिर चींटी जा रही है, उसके सामने पत्थर रखोगे तो वो नए रास्ते से चली जाएगी। तो इसी की तरह से अब जैसे चाइना है, उन्होंने इसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा है, उन्होंने गूगल ही बैन कर रखा है। वहां पे कोई भी गूगल की चीज जो है वो नहीं चलती, उनके खुद के ब्राउजर से जो वो चलाते हैं। लेकिन इंडिया में ये एक पैसे कमाने का बहुत बड़ा तरीका है। अगर आप क्रोम के ऊपर कुछ सर्च करते हो, या फिर आपको एक बात बताऊं, आपके हाथ में जो फोन है उसे आप स्मार्टफोन कहते हो। वो स्मार्ट इसलिए है क्योंकि उसके अंदर AR टेक्नोलॉजी है, वो जानता है कि आपको क्या चीज पसंद है, आपको क्या चीज सर्व करनी पसंद है। तो इसलिए अगर आप मान लो कुछ दिनों से बात कर रहे हो, जैसे साड़ियों की बात कर रहे हो, आपने 2-3 जगह पे साड़ियां सर्च की, तो आप देखोगे आप कोई भी साइट खोल रहे हो तो आपके पास एड्स आते हैं, अनवांटेड एड्स जो आपको नहीं चाहिए होते, तो उसमें आपको साड़ियों के ऐड मिलने लग जाएंगे। कुछ दिनों बाद आप जूतों की बात कर रहे हो, आपको उस जगह पे जूतों के ऐड मिलने लग जाएंगे। तो ये चीज तो जो है ये हमारे गवर्नमेंट को ही करनी पड़ेगी, आप इसे रोक भी नहीं सकते। जहां तक बात है पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स यहाँ एक हद तक कर सकते हैं कि आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि गेम्स खेलते हैं बच्चे, तो अगर मैं बताना चाहूंगा जिस पेरेंट के पास iOS के डिवाइस है, यानी आईफोन वगैरह है, तो वो तो स्क्रीन यहाँ पे स्क्रीन टाइम एक ऑप्शन होता है सेटिंग्स में जाके, वहां पे जाके आप एप्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से फोन को कंट्रोल कर सकते हैं बच्चे को देने से पहले कि बच्चा कौन कौन से एप्स यूज कर सके। अगर बच्चा मतलब बहुत छोटा है तो आईफोन के अलावा अगर हम एंड्रॉइड फोन्स की बात करें तो इसके अंदर कई फोन्स में किड्स मोड या फिर ऐसे ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, और नहीं तो आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर की सेटिंग्स में जा सकते हैं। ऐसे जो कई एप्स हैं इनके डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा ताकि आप इन एप्स को और जान सके। फिर बात की थी मैम ने कि दीप्ति मैम ने बात की थी कि गाँव में जो बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है कईयों के पास, या फिर जो पेरेंट्स है वो खेत में चले जाते हैं, तो यहाँ पे आपको मैं एक नंबर बताना चाहूंगा। तो आइडिया कंपनी का वो नंबर है 0008009191910। ये जो नंबर है ये आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख जाएगा। इस नंबर से आप डायल कीजिए और आपके पास गूगल असिस्टेंट खुल जाएगा। आपको जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आप इससे पूछ सकते हैं और इसके कोई चार्जेस नहीं लगते। साथ ही आपके पास अगर नॉर्मल फोन भी है, जिसे हम मतलब आप बोल सकते हैं एक टाइप से कीपैड फोन है, तो भी आप इस नंबर को यूज कर सकते हो और कुछ भी आप जो चीज अपने क्वेश्चन पूछना चाहो पूछ सकते हो। धन्यवाद ज्योतिर्मय, आपने बहुत तकनीकी जानकारियां दी। मैं आपके प्रश्नों का, रितु मैडम ने मेरे लिए प्रश्न छोड़े हैं, आपने प्रश्न छोड़े हैं, उनका मैं मेरी इस परिचर्चा के समापन के दौरान, क्योंकि मैं होस्ट कर रहा हूं, मैं उत्तर दूंगा। उससे पहले एक प्रश्न
दो शिक्षाविदों से, रितु मैडम से और दीप्ति मैडम से मैं छोड़ना चाहूंगा। एक 11वीं 12वीं कक्षा ऐसी है जिसमें एक विद्यार्थी अपने कैरियर को बिल्ड करने के लिए, कैरियर को बनाने के लिए एक उसका दृष्टिकोण बदल जाता है और वो उसके रूप में सोचने लग जाता है, पढ़ने लग जाता है, उसकी समझ भी डेवलप हो जाती है। लेकिन जो उससे नीचे की कक्षाएं हैं, जिनका कैरियर निर्माण में सीधा कोई योगदान, एक नींव की ईंट तो है, लेकिन बिल्डिंग खड़ी करने के लिए कोई सीधा योगदान नहीं है। क्या ये लॉकडाउन की परिस्थिति या इस कोरोना वायरस का संक्रमण, जिसका हम आकलन साल, 2 साल या 1 सत्र या 2 सत्र कर रहे हैं, इस दौरान हम अपने स्कूलों को चलाने के लिए, सरकार यह दिखाने के लिए कि हमने शिक्षा को भी इस परिस्थितियों में चालू रखा, इसका स्वरूप बदल दे और विद्यार्थियों को पाठ्यक्रमी शिक्षा से मुक्त करते हुए पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर नैतिक शिक्षा से जोड़ दे, तो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं, यदि जीवन है तो जहान होगा, और यदि शिक्षा देने के नाम पर कुछ विकृतियां आ जाएं, उनसे बेहतर है कि हम इसे लगाम दे दें। हो सकता है कि कुछ स्कूलों, सरकार पर स्कूलों के चलाने वाले लोगों को या स्कूल चलाने वालों को मेरी बात पसंद नहीं आए, लेकिन मैं जीवन निर्माण के लिए गैर पाठ्यक्रमी शिक्षा, जिसमें नैतिक शिक्षा, बहुत सी आपकी इच्छा के अनुसार शिक्षा, चाहे वो साहित्य की शिक्षा हो, चाहे वो विज्ञान को जानने की शिक्षा हो, चाहे वो किसी कला से संबंधित शिक्षा हो, चाहे वो संगीत की शिक्षा हो, जो बच्चा अपने व्यक्तित्व को स्वयं विकसित करने के लिए स्वयं अपनी अभिरुचि से किसी भी वातावरण में घर में बैठकर भी प्राप्त कर सकता है, उसके लिए इन वर्षों को, इस सत्र को या अगले सत्र को छोड़ दिया जाए, तो आप क्या समझती हैं, क्या विद्यार्थियों के भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा? पहला सवाल मेरा ये रितु मैडम से है और यही दीप्ति मैडम से है, और उसके बाद में उनके जवाब को विश्लेषित करते हुए रितु मैडम अपना जवाब देंगी। मेरी राय में तुम्हारी बात ठीक है। मेरी राय में तुम्हारी बात ठीक है संजय, कि बच्चों को अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपनी तरीके से करना चाहिए, और जो उसके जो इंटरेस्ट के इश्यूज है, जो है उनको विषयों पे, उन पर वो ज्यादा अपना मतलब ध्यान दे। पर कहीं ना कहीं फिर वही बात आती है कि हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर जाएंगे कि रूरल एंड अर्बन, यानी सिटीज और विलेजेस, शहर और ग्रामीण क्षेत्र। मेरे ख्याल से ग्रामीण क्षेत्र में ये फॉर्मूला शायद थोड़ा अनसक्सेसफुल रहे, और रही बात सिटीज की, तो कुछ हद तक और किसी टाइम तक ठीक है, बट उसके बाद जो प्रैक्टिकल एजुकेशन जो स्कूल्स में होती है, एक इंस्टीट्यूशन में जाके होती है, वो बहुत जरूरी है। तो मेरी ये राय है। दीप्ति मैडम, ये मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि आप एक स्कूल चला रही हैं और मैंने ऐसी बात कही है कि तक सब स्कूल पर ताले लगा दिए जाएं और बच्चों को खुद पढ़ने दिया जाए। आप एक व्यक्तित्व विकास के हिसाब से इस बात को कैसे देखें? नहीं, ये पर्सनालिटी शिक्षा दे रहे हैं, हमें दिखाना नहीं है कि शिक्षा दे रहे हैं, हमें शिक्षा देनी है। नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए तुम्हारी बात ठीक है किसी हद तक, बट नॉट फॉर एवर, नॉट फॉर एवर। थोड़े टाइम के लिए बहुत जरूरी है। देखें दीप्ति मैम क्या बोलती हैं। सकते हैं हम, फॉर द टाइम चेंज करना हो सकता है अब, क्योंकि ये दौर ही ऐसा चल रहा है, तो हम फॉर द टाइम बीइंग ऑनलाइन शिक्षा के लिए कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कर सकते हैं। मुझे पता है कि वो चेंजेस करने के लिए उसको तैयार करेंगे, प्लान तैयार करेंगे, लागू करेंगे, फिर कुछ मुश्किल आएगी, तब तक वापस से हम रूटीन में आना चाहेंगे, तब तक सब सही हो जाए। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तो शायद नहीं है, क्योंकि टीचिंग में भी प्रॉब्लम आती है कि काफी अब
जितनी देर हमने जूम के थ्रू आपस में बात की है, जो परिचर्चा की है, इसमें ही मुझे शायद 3 से 4 बार मेरा सर्वर चला गया, बीच में मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। तो मैं बच्चों की स्थिति शायद इसमें आकलन कर सकती हूँ कि जब ऐसे ऑनलाइन कराते हैं तो उनको कुछ नहीं होता, फिर वो इधर उधर बटन दबाते हैं, देखते हैं क्या हुआ, वापस से हम टच करने की कोशिश करें। तो ये शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल, आई डोंट थिंक सो इट्स देयर। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी इस बारे में कि हम क्या हमारा सोसाइटी कह लो या क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इस सब चीज के लिए तैयार है अभी कि हम बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दें कि वो अपनी मर्जी से अपना सब्जेक्ट चूज करके और उसको डेवलप करें। क्या बच्चे का इस मामले में बच्चे का फ्यूचर क्या रहेगा, वो क्या आगे करियर ऑप्शंस ले सकता है? देखिए, तो मैंने जो बात रखी है उसके पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि मैंने उनको बिल्कुल डिफर कर दिया है जो कैरियर बनाने की स्टेज पे आ गए, 11वीं 12वीं उनकी समझ डेवलप हो चुकी है। आप इसमें 9 10th के बच्चे को भी ले लीजिए, लेकिन उससे जो छोटा बच्चा है, मुझे प्रोफेसर यशपाल जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े शिक्षाविद हुए हैं, उनकी भी एक बात याद आ रही है कि भाषा और भाषा के साथ गणित और विज्ञान 3 विषयों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा संस्कारों को ग्रहण करने के लिए हमारे पास में महापुरुषों, हमारे साहित्यकारों के बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध हैं जो एक परिवार और समाज ऐसे बच्चों तक पहुंचा सकता है जिससे उन पुस्तकों को पढ़कर, वो दादी नानी की कहानियों को पढ़कर, वो छोटी छोटी पुस्तकों को पढ़कर अपना ज्ञान और अपनी समझ को विकसित कर ले। और कोई बात नहीं, एक सत्र निकल जाएगा, उसके बाद में विद्यालय खुल जाएंगे, ये कोरोना वायरस का भय जब समाप्त हो जाएगा, वो स्कूल उसको गैर शैक्षणिक गतिविधियों के साथ आमंत्रित करेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम वास्तव में शिक्षा के बारे में सोचें, शिक्षा देने के नाटक के बारे में कम सोचें। पर मेरा ये मानना है संजय कि जो तुमने बात कही है वो कहने और सुनने में बहुत बढ़िया लगती है, बट क्या हमारे पेरेंट्स, क्या हमारे बच्चे इतने सिंसियर हैं? तुम्हें लगता है? यहाँ मैं शहरों में देख चुकी हूँ बच्चों को, बड़ा बुरा हाल है। पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, क्या वो मॉनिटर करते हैं कि बच्चा उनका क्या पढ़ेगा, बुक्स कौन सी लेगा, किस तरह से फॉलो करेगा इन सब बातों को? इसलिए इन बातों को लागू करने के लिए हमें सोशल चेंजेस बहुत जरूरी हैं, सोशल चेंजेस लाने जरूरी हैं, तब जाकर हम इन सिस्टम को लागू कर सकते हैं। हाँ मैम, ठीक बात कही। मैं भी इसी बात पे आ रहा हूं कि हम कोई खतरनाक अस्त्र बच्चों के हाथ में देने की बजाय पेरेंट्स और समाज अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए यह परिवर्तन की सोचे। हमारे इस वार्ता से 2-3 बातें निकल के आई। पहली बात तो सरकार के लिए कि यदि ये सरकार ऑनलाइन पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती है और इसको मजबूती से लागू करना चाहती है, तो उसको सबसे पहले कानून लाना होगा, और ऐसा कानून लाना होगा जिसमें विद्यार्थी को किसी तरह की भटकाने वाली सामग्री किसी भी साइट के माध्यम से उपलब्ध न हो, और इस कानून को कड़ाई से लागू करने के बाद ही ऑनलाइन शिक्षा पर विचार किया जाना चाहिए। दूसरी बात, सरकार को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना होगा, और वह इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रोपोलियन बड़े शहरों से लेकर गांव की ढानी तक समान रूप से ऑनलाइन शिक्षा के लिए उपलब्ध हो। तीसरी बात जो हमें निकल कर आई वह है कि ऑनलाइन शिक्षा को लंबा नहीं खींचा जा सकता। एक आकस्मिक रूप से आप महीने 2 महीने के लिए अपना सकते हैं। उसके अलावा विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास के लिए गैर शैक्षणिक गतिविधियां, टीचर से इंटरेक्शन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसे आपातकालीन अस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लंबे अस्त्र के रूप में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, हम बच्चों के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन देखने को मिलेगा जो शायद हमारे आने वाले समाज के लिए घातक भी हो। चौथा, यदि समाज अपने उत्तरदायित्व को समझने के लिए तैयार है, परिवार अपने उत्तरदायित्व को समझने के लिए तैयार है, और माँ बाप अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन करने के लिए तैयार है, तो
यह विकल्प भी बुरा नहीं कि कम से कम जो प्ले ग्रुप के बच्चे हैं, जो प्राथमिक शिक्षा के बच्चे हैं, जो माध्यमिक शिक्षा के बच्चे हैं, उन्हें हम इन झंझटों में न डालकर, उन पर अनावश्यक दबाव न बनाकर, हम यह केवल ये न दिखाकर कि हम बहुत आगे निकल गए, हम ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को विकास होने दें, उन्हें ऐसी पुस्तकें उपलब्ध कराएं, उन्हें ऐसे उनकी अभिरुचि के अनुरूप ऐसी पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराएं और उन्हें स्वयं पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि अंतोगत्वा वही विद्यार्थी सफल होता है जो स्वयं पढ़ने की, स्वयं विश्लेषण करने की, स्वयं मंथन करने की आदत को विकसित कर देता है। यदि हम इस समय का उपयोग उनकी इस अभिरुचि को परिपक्व करने के लिए कर लें, तो मैं हो सकता है कि यह समय उन विद्यार्थियों के लिए जो इस जीवन में जी रहे हैं, उनके लिए वरदान साबित हो जाए। यह चर्चा बहुत सार्थक रही, जिसमें शैक्षणिक ढांचे, मनोवैज्ञानिक तथ्यों और सरकार की नीतियों सभी पर मंथन हुआ। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि हम इन परिचर्चाओं के माध्यम से, आपस में संवाद के माध्यम से ऐसा सशक्त वातावरण बनाएंगे, समाज को ऐसा सशक्त रूप देने की प्रयास करेंगे जो हमें और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुखद रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं एक चीज कहना चाहूंगा। हाँ जी सर, हाँ, मेरे को थोड़ा कम टाइम मिला इस चर्चा के अंदर, आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। आपने हर चीज पे चर्चा कर ली, लेकिन आपने सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे कैसे तोड़ा जा सकता है उस चीज पे चर्चा नहीं करी। तो अभी मैं आपको बता दूं, इतनी देर से मैं आपके सामने नहीं था, मैंने स्क्रीन चेंज कर रखी थी। ओह, और ये चीज आप लोगों ने, जैसे आप लोगों को भी पता नहीं लगी, ऐसे टीचर जो होते हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बोल के चले जाते हैं, उन्हें पता नहीं। आपने तो प्रायोगिक कर दिखाया कि ऑनलाइन टीचिंग की क्या बुराई हो सकती है। बहुत बढ़िया। और एक और चीज सर मैं आपको दिखाऊं, जूम ऐप के अंदर वर्चुअल बैकग्राउंड होता है। आपको मैं कोई भी, जैसे मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया, ठीक है, तो आपको जैसे मेरे पीछे बैकग्राउंड दिख रहा होगा अभी। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। तो ऐसे मान लो अगर मैं पीछे मेरे मम्मी पापा की फोटो लगा दूं और टीचर को बोल दूं कि वो बुला रहे हैं, तो यहाँ टीचर भी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये। ऐसी और भी कई प्रॉब्लम है, इसमें हमारे पास थोड़ा टाइम कम है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूंगा टाइम से, ताकि आप मेरे चैनल पे आके इन प्रॉब्लम्स को देख सकें, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है इस मामले में। बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, श्योर। थैंक यू। हमारे समय की परिसीमा है, नहीं हम इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।